हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म। इसके पहले आपने परसेंटेज, परसेंट प्योरिटी, लिमिटिंग रिएजेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, सारी चीज़ें आपने देख रखा है। और नहीं देखा है तो आपने पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि कैसे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करते हैं, कैसे परसेंट यील्ड देखते हैं किसी भी रिएक्शन का, कैसे परसेंट प्योरिटी देखते हैं, एटॉमिक मास कैसे देखते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैसे देखते हैं, मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। सारी चीज़ें मैंने डाल रखा है पिछले वीडियो में, तो आप पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे मोल को, लिमिटिंग रिएजेंट को, सारी चीज़ें। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म, तो कंसंट्रेशन टर्म होता क्या है? तो कंसंट्रेशन टर्म जो आपका होता है ये बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देता है। तो कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं, इट रिप्रेजेंट्स the amount of solute and solvent present in a solution। तो किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट है, उन सारी चीज़ों को हम लोग कंसंट्रेशन टर्म में डिस्कस करते हैं। क्लियर है? अब हम लोग बात करें अगर सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन जो है एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें जो इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर का एक मीनिंग है कि होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिसमें कंपोनेंट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले लें शुगर सॉल्यूशन का, तो शुगर सॉल्यूशन में शुगर जो होता है पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ऐसा नहीं है कि जो शुगर सॉल्यूशन आप पी रहे हैं तो कहीं ज़्यादा मीठा लग रहा है, कहीं कम लग रहा है, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें शुगर जो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक आपका होता है सोल्यूट, और दूसरा आपका होता है सॉल्वेंट। तो सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है किसी भी सॉल्यूशन में, उसे हम लोग कैसे देखेंगे? तो बहुत ही ईजी है। अगर दोनों ही कंपोनेंट अगर डिफरेंट फेज में हो, तो दैट कंपोनेंट इज द सॉल्वेंट विच डज नॉट चेंज इन इट्स फिजिकल स्टेट। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लें, शुगर सॉल्यूशन का, शुगर प्लस सॉल्यूशन हम लोग ले रहे हैं, शुगर प्लस वाटर, और ये आपका सॉल्यूशन बना रहा है, शुगर प्लस वाटर ये आपका सॉल्यूशन बना रहा है। तो शुगर आपका किस स्टेट में है? तो ये आपका सॉलिड स्टेट में है, और वाटर आपका किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। तो दोनों ही डिफरेंट फेज में है। तो इसमें आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर देखना है तो इसमें सॉल्वेंट वो होगा जो सॉल्यूशन बनाने के बाद अपने फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करता है। तो यहाँ पे वाटर जो है पहले भी लिक्विड स्टेट में था और आफ्टर सॉल्यूशन अभी भी किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। तो ये अपने फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं कर रहा है, तो इस सॉल्यूशन में ये क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। तो वाटर जो हो जाएगा आपका वो सॉल्वेंट हो जाएगा, और शुगर जो हो जाएगा आपका वो सॉल्यूट हो जाएगा। आई होप कि समझ गए होंगे। तो ये कंसेप्ट तब अप्लाई करना है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही डिफरेंट फेज में हो, तो वो कंपोनेंट सॉल्वेंट होगा जो आफ्टर सॉल्यूशन अपने फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करता है। जैसे शुगर सॉल्यूशन में वाटर पहले भी लिक्विड स्टेट में था और आफ्टर सॉल्यूशन अभी भी वो लिक्विड स्टेट में, वो अपने फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं कर रहा है। इसलिए ये कि इस शुगर सॉल्यूशन में वाटर जो होगा आपका वो होगा सॉल्वेंट, और शुगर जो हो जाएगा सॉल्यूट। आई होप कि समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को देखेंगे अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही डिफरेंट फेज में हो। तो एक लाइन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, केस फर्स्ट करके तुम लोग लिख सकते हो, इफ द components are in two different phase, if the components are in two different phase,
दैट कंपोनेंट इज द सॉल्वेंट, दैट कंपोनेंट इज द सॉल्वेंट which does not change in its physical state, which does not change in its physical state। तो अगर कंपोनेंट दोनों ही डिफरेंट फेज में हो तो वो कंपोनेंट सॉल्वेंट हो जाएगा जो अपने फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करता है। आई होप कि समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट केस जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल आपने ले लिया शुगर सॉल्यूशन का। शुगर सॉल्यूशन में शुगर जो होगा आपका सोल्यूट होगा और वाटर जो होगा आपका सॉल्वेंट होगा, क्योंकि वाटर जो है अपने फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं कर रहा है। जो फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करेगा वही आपका क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। नेक्स्ट हम लोग केस सेकेंड हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। केस सेकेंड, अगर दोनों ही कंपोनेंट सेम फेज में हो तो उसमें आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे देखेंगे। यहाँ बच्चे हमेशा ही गलती करते हैं, वो हमेशा ही वाटर को सॉल्वेंट लेके चलते हैं, जबकि ऐसा नहीं लेना है आपको। आज से आपको ध्यान रखना है कि अगर दोनों ही सेम फेज में हो तो उस कंपोनेंट को हम लोग सॉल्वेंट लेंगे जो एक्सेस अमाउंट में होगा। जैसे अगर हम लोग एल्कोहल और वाटर का सोल्यूशन ले लें और एल्कोहल आपका 200 ml है और वाटर 100 ml है, तो इसमें एल्कोहल जो होगा आपका वो सॉल्वेंट होगा। यहाँ पे वाटर आपको सॉल्वेंट नहीं लेना है। तो जब भी कंपोनेंट अगर सेम फेज में हो तो दैट कंपोनेंट इज द सॉल्वेंट विच इज इन एक्सेस अमाउंट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हमेशा बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि वाटर को सॉल्वेंट लेके चलते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। आज से आपको ये ध्यान रखना है कि उसी कंपोनेंट को सॉल्वेंट लेंगे जो एक्सेस अमाउंट में होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इफ़ द कंपोनेंट आर इन सेम फेज दैट कंपोनेंट इज द सॉल्वेंट विच इज इन एक्सेस अमाउंट। तो केस सेकंड में आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इफ द कंपोनेंट आर इन द सेम फेज, if the component are in the same phase, that component is the solvent, that component is the solvent which is in excess amount, तो वो कंपोनेंट सॉल्वेंट होगा जो एक्सेस अमाउंट में सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले लें, हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे एल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन ले रहे हैं, क्लियर है। एल्कोहल हमने यहाँ पे ले लिया 200 ml और वाटर हमने ले लिया यहाँ पे 100 ml। तो यहाँ पे एल्कोहल जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, एल्कोहल जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सोल्यूट हो जाएगा, एल्कोहल जो हो जाएगा आपका वो सॉल्वेंट हो जाएगा और वाटर जो हो जाएगा वो आपका सोल्यूट हो जाएगा, क्योंकि एल्कोहल जो यहाँ पे है इस सॉल्यूशन में वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है और दोनों ही सेम फेज में, ये भी लिक्विड फेज में, और जो एक्सेस अमाउंट में होगा वही आपका सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पे एल्कोहल आपका एक्सेस अमाउंट में है इसलिए क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है। जब भी कंपोनेंट अगर सेम फेज में हो तो उस कंपोनेंट जो है या वो कंपोनेंट जो है आपका सॉल्वेंट होगा जो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा। आई होप ये समझ गए होंगे कि किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट को हम लोग कैसे देखेंगे, कौन सोल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा, आप इजीली फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। और जो आपको कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है सिलेबस के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट जो आपको कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है वो आपको पढ़ना है मास परसेंट या वेट बाई वेट परसेंट, मास परसेंट या वेट बाई वेट परसेंट। सेकेंड जो आपको कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है मास बाई वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट।
या इसे हम लोग लिख सकते हैं m बाई या W/V%, W/V%। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है आपको, वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, या इसे हम लोग V/V% बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका है फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म जो है आपका, वो है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। इसे हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स भी आप बोल सकते हैं, जनरली लोग एक्स बोलते हैं तो आप भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोलारिटी, मोलारिटी, इसको हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। सिक्स जो है कंसंट्रेशन टर्म है आपका, वो है मोलालिटी, इसे हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट जो है आपका वो है नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी कैपिटल N से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के कंसंट्रेशन टर्म आपको डिस्कस करने हैं इस चैप्टर में। ये तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपको डिस्कस करना ही है, इस टॉपिक को हम लोग को सॉल्यूशन में भी पढ़ना है। तो ये टॉपिक जो है आपका 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, तो आपको अच्छे से पढ़ना है जाके आपको 12th में कभी प्रॉब्लम ना हो कंसंट्रेशन टर्म में कहीं भी, तो आपको ध्यान से पढ़ना है इसे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करें इस कंसंट्रेशन टर्म को, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मास परसेंट या वेट बाई वेट परसेंट। तो कंसंट्रेशन टर्म में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इस कंसंट्रेशन टर्म का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो मास परसेंट या वेट बाई वेट परसेंट रिप्रेजेंट क्या करता है कि किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी 100 ग्राम या आप 1000 ग्राम भी ले सकते हैं, कहीं कहीं 1000 ग्राम भी लिया हुआ होता है। जनरली लोग 100 ग्राम लेके मास परसेंट को डिस्कस करते हैं, लेकिन आप 1000 ग्राम भी ले सकते हैं, कोई लेना गलती नहीं है, ठीक है। सब लोग 100 ग्राम लेके चलते हैं तो हम लोग भी 100 ग्राम ले रहे हैं। तो मास परसेंट क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी 100 ग्राम सैंपल में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखना है कि हमेशा ही सैंपल आपको कितना रखना है 100 ग्राम, कि 100 ग्राम सैंपल में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग लाइन लिख सकते हैं, it represent the amount of solute present in 100 ग्राम ऑफ सैंपल। तो किसी 100 ग्राम सैंपल या 100 ग्राम सॉल्यूशन में बोल सकते हैं, किसी 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये आपको मास परसेंट रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि हमेशा ही सैंपल आपको कितना रखना है 100 ग्राम। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, 20% वेट बाई वेट ऑफ NaCl, 20% वेट बाई वेट ऑफ NaCl। तो ये लाइन तो एक सिंपल आपको लग रहा है कि 20 मास परसेंट ऑफ NaCl आपको दे रखा है, लेकिन ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन तो ये कि हमेशा ही अगर हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन का मास हमेशा ही आपको कितना लेना है 100 ग्राम हमेशा ही, और 100 ग्राम में 20% आपका NaCl प्रेजेंट है, यानी कि 20% सोल्यूट प्रेजेंट है। तो उसका मास कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ सोल्यूट जो हो जाएगा आपका, मास ऑफ सोल्यूट जो हो जाएगा, सिंपल जब आपने 100 ग्राम लिया है तो ये 20 ग्राम हो जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, सोल्यूट प्लस सोलवेंट जो होता है वो मिलके क्या बनाता है, बताया था मैंने इसके पहले आपको, ये सॉल्यूशन बनाता है। तो सोल्यूट प्लस सोलवेंट मिलके सॉल्यूशन बनाता है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ से कि मास ऑफ, अगर सोलवेंट की बात करें, मास ऑफ सोलवेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ से अगर हम लोग मास ऑफ सोल्यूट की बात करें तो मास ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, मास ऑफ, ये सोल्यूट हो गया आपका 20 ग्राम, और मास ऑफ सोलवेंट कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस
20, ये हो जाएगा 80 ग्राम। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको मास परसेंट दे रहा है। ये आपको बता रहा है कि सैंपल का मास कितना होगा या सॉल्यूशन का मास कितना होगा, मास सॉल्यूट कितना होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा। तो कहीं भी मास परसेंट अगर गिवन है तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको देता है। अब मास परसेंट का एक छोटा सा फॉर्मूला है। तो मास परसेंट जो होता है, मास परसेंट जो होता है आपका, वो होता है, मास परसेंट जो होता है, मास परसेंट इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये फॉर्मूला होता है आपका मास परसेंट का, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और इस मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं मास फ्रैक्शन। मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग बोलते हैं इसे मास फ्रैक्शन। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है, जनरली बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते और कोई टीचर पढ़ाता भी नहीं है इस मास फ्रैक्शन के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है कि मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन का जो रेशियो होता है इसे हम लोग मास फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़, तो ये मास परसेंट इतने सारे इन्फॉर्मेशन आपको देता है। ठीक है, तो फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आई होप कि समझ गए होंगे कि मास परसेंट क्या होता है, मास परसेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंट। आई होप कि ये समझ गए होंगे, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, या इसे हम लोग लिख सकते हैं W/V%। तो मैंने बताया था मास परसेंट में आपको कि मास परसेंट का रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे ही यहाँ मास बाई वॉल्यूम परसेंट का रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके फॉर्मूले से। तो आपको ध्यान रखना है कि मास बाई वॉल्यूम परसेंट क्या रिप्रेजेंट करता है। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंट आपको बताता है कि 100 ml सोल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपको जो सैंपल लेना है, सोल्यूशन का जो वॉल्यूम आपको लेना है हमेशा ही 100 ml लेना है। 1000 ml भी ले सकते हैं, मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि वहाँ पे मास परसेंट में आप 1000 ग्राम ले सकते थे सैंपल, और यहाँ भी आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है या सैंपल का जो वॉल्यूम है वो आप 1000 ml ले सकते हैं, कोई गलती नहीं है। लेकिन सब लोग 100 ml लेके चलते हैं, इसलिए हम लोग भी 100 ml लेकर डिस्कस करते हैं। क्लियर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इसका रिप्रेजेंटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ ध्यान रखना है। तो ये मास बाई वॉल्यूम परसेंट आपको रिप्रेजेंट क्या करता है, इट रिप्रेजेंट the amount of solute present in 100 ml of solution, 100 ml of solution। तो किसी 100 ml सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा ये आपको मास बाई वॉल्यूम परसेंट बताता है। जैसे कि एग्जांपल ले लें, 20% ऑफ W/V, 20% W/V ऑफ NaCl, यानी कि वॉल्यूम परसेंट आपको NaCl का दे रखा है 20%। यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एक तो इन्फॉर्मेशन है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हमेशा ही सैंपल आपको जो लेना है 100 ml, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो आपको लेना है हमेशा ही 100 ml लेके चलना है। मास ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ सोल्यूट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 ग्राम। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर मास ऑफ सॉल्वेंट आपसे पूछेगा तो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगा, सॉल्यूशन का डेंसिटी गिवन होगा। तो वहाँ से डेंसिटी जब गिवन होगा तो आप सॉल्यूशन का मास कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर वही मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन होगी, आपसे सॉल्वेंट का मास अगर पूछता है तो गिवन आपका डेंसिटी जो है
सॉल्यूशन का डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है d ग्राम पर ml। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ml, और डेंसिटी कितना है d ग्राम पर ml, d ग्राम पर ml, और ये आपका ml से ml आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका मास ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा 100 d ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपको मिल गया 100 d ग्राम, और मास ऑफ सोल्यूट आपको पता है, मास ऑफ सोल्यूट पता है 20 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, अभी बताया था आपने, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट, और मास ऑफ सॉल्यूशन आपका कितना है 100d माइनस मास ऑफ सोल्यूट कितना है 20। तो ये आपका यहाँ से मिल जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। तो जब भी आपको सॉल्वेंट का मास पूछेगा तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगा, डेंसिटी सॉल्यूशन की गिवन होगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे जब भी सॉल्वेंट का मास पूछेगा तो डेंसिटी गिवन होगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास होगा जिससे आप सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट कर पाए। आई होप कि आप समझ गए होंगे मास बाई वॉल्यूम परसेंट क्या होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करें, आई होप कि ये समझ गए होंगे आप, तो साफ करें इसे। तो अगर हम लोग वॉल्यूम परसेंट की बात करें, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट की बात करें तो मास बाई वॉल्यूम परसेंट क्या हो जाएगा, मास बाई वॉल्यूम परसेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा मास बाई वॉल्यूम परसेंट। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मास बाई वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, क्लियर है। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है आपका वो है, नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है आपका, थर्ड कंसंट्रेशन टर्म जो है आपका वो है आपका वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, या इसे हम लोग v बाई वी परसेंट भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम परसेंट या v बाई वी परसेंट। तो वॉल्यूम परसेंट या v बाई वी परसेंट क्या होता है, तो वॉल्यूम परसेंट और v बाई वी परसेंट जो आपको रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी 100 ml सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ या कितना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट जो है वो प्रेजेंट है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। इट रिप्रेजेंट the volume of solute present in 100 ml of सॉल्यूशन। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, ध्यान रखना है कि हमेशा ही सैंपल का वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा कितना लेके चलना है 100 ml। जैसे कि पहले आपने मास परसेंट में किया था 100 ग्राम लेके किया था आपने, तो यहाँ पे वॉल्यूम परसेंट में आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हमेशा रखना है वो 100 ml लेकर रखना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें 20% V बाई वी ऑफ HCl, तो किसी सॉल्यूशन में HCl का वॉल्यूम परसेंट आपको गिवन है 20। तो ये आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन तो ये कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो मैंने बता रखा है आपको कि हमेशा ही सैंपल का जो वॉल्यूम आपको लेना है वो लेना है 100 ml। तो यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 ml। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 20 ml। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, यानी कि 100 माइनस 20,
यानी कि 80 ml, 80 ml। तो यहाँ पे आपको सॉल्वेंट का वॉल्यूम मिल जाएगा 80 ml। आई होप कि समझ गए होंगे, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है समझना। तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। क्लियर है। अब वॉल्यूम परसेंट के अगर हम लोग फॉर्मूले की बात